हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली मैटर्स में समझौता करने का प्रोसेस क्या होता है, उसे कौन सा लॉ, कौन सा रूल, कौन सा रेगुलेशन गवर्न करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली कोर्ट को गवर्न करता है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैमिली कोर्ट्स रन करता है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के अकॉर्डिंग, उसके रूल्स, रेगुलेशन और एक्ट्स के अकॉर्डिंग। जनरली लोगों को लगता है कि कोर्ट में जाएंगे और डिवोर्स हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट ये उनका रॉन्ग नोशन होता है क्योंकि कुछ कोर्ट्स के प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। कोर्ट इज़ बाउंड टू डू दैट बिकॉज ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। तो आज हम लोग फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 को डिस्कस करेंगे, स्पेशली सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 9 कुछ अथॉरिटी देता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय करता है एडवोकेट्स का और जो प्रिसाइडिंग जज है उनका। सेक्शन 9 उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देता है कि अगर आपके पास कोई डिवोर्स के लिए आता है, कोई फैमिली डिस्प्यूट को लेके आता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनका घर जुड़े, टूटे नहीं किसी भी रीजन से। तो ये इसके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप कोई भी फैमिली डिस्प्यूट लेके जाते हैं कोर्ट में कोई मैटर लेके जाते हैं डिवोर्स के लिए, या फिर कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए लेके जाते हैं, जुडिशियल सेपरेशन के लिए लेके जाते हैं, या फिर कोई और रीज़न से आप जाते हैं फैमिली मैटर्स को लेके, तो कोर्ट एफर्ट करता है, कोर्ट ट्राई करता है कि सेटलमेंट हो, समझौता हो। तो समझौता होता क्या है बेसिकली इस सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग ये जानेंगे हम। तो फैमिली मैटर्स में होता ही क्या है, फैमिली मैटर्स आप अगर लेके जाते हो कोर्ट में, तो फैमिली मैटर्स में प्रॉब्लम यही होता है कि रंजिश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आता है, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। और ऐसे में प्रॉब्लम्स किसी के साइड से भी हो सकता है, हस्बैंड के साइड से हो सकता है, वाइफ के साइड से हो सकता है, गलती हस्बैंड की हो सकती है, वाइफ की हो सकती है, दोनों का हो सकता है। तो ऐसे में बीच का रास्ता निकालना कोर्ट का काम है। कोर्ट दोनों पार्टीज़ को समझा के सही दिशा दे सके कि उनका घर टूटे नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट और जज की होती कोर्ट की होती है, जज की होती है और एडवोकेट की होती है। पार्टीज़ को और पार्टीज़ की भी होती है, पार्टीज़ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो पार्टीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो तीनों इसमें पार्टी होते हैं कि भाई किसी का भी घर टूटे नहीं, घर जुड़े। सो सेटलमेंट समझौता का ये मतलब नहीं कि आपको समझा के घर भेज दिया जाए। आप बच्चे तो है नहीं, कोई भी अगर पार्टी जाता है, शादी हुआ है, तो ऑब्वियसली लड़का 21 का होगा, मिनिमम लड़का 21 का होगा और वाइफ 18 की होगी, तो मैच्योर है, सब समझदार है। तो ऐसा होगा नहीं कि आपको समझा दिया जाए कि भाई अब मारपीट नहीं करना, ये नहीं होता कोर्ट्स में। तो कोर्ट्स बेसिकली आपके केस में ट्राई करता है, देखता है कि बेस्ट सेटलमेंट क्या हो सकता है, बेस्ट समझौता क्या हो सकता है। इसके लिए सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोर्ट ट्राई करता है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करता है, सारी ड्यूटीज़ को फुलफिल करता है कि सेटलमेंट हो जाए। इसके लिए कोर्ट मीडिएशन में भी भेजता है, कंसिलिएशन में भी भेजता है, अमिकस क्यूरे भी अपॉइंट करता है, सो दैट घर टूटे नहीं आपका और घर आपका बचा रहे। और सेटलमेंट ट्राई करता है कि बेस्ट पॉसिबल सेटलमेंट क्या हो सकता है। तो सेटलमेंट के ऊपर लता पिंपले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1993 का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने कुछ स्टेप्स बताए थे कि अगर आपके पास कोई केस आता है तो सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि वो दोनों पार्टीज़ को आप पैचअप करा सके, उनके साथ कैसे भी करके उनका घर बचा रहे, उनका घर टूटे नहीं। दूसरा आता है अमिकेबल सेटलमेंट का, म्यूचुअल डिवोर्स का, कि म्यूचुअल डिवोर्स से चीज़ें जल्दी हो जाए, फाइनलाइज हो जाए और दोनों पार्टी सेपरेट रह सके। या फिर एलिमनी का अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि हस्बैंड अगर 10 लाख दे रहा है, एलिमनी देना चाहते हैं और वाइफ 20 लाख का डिमांड कर रही है, तो ऐसे में मिडिल पाथ क्या हो सकता है, कोर्ट ट्राई करता है। चाइल्ड की कस्टडी क्या होगी, किसके पास होगा, हस्बैंड के पास होगा या वाइफ के पास होगा। विजिटिंग एक्सेस चाइल्ड का होगा या नहीं होगा, अगर हस्बैंड के पास है तो वाइफ का विजिटिंग एक्सेस होगा कि नहीं, वाइफ जाके बच्चे से मिल सकती है या नहीं। या फिर अगर चाइल्ड का कस्टडी वाइफ के पास है तो हस्बैंड जाके मिल सकता है नहीं, कब मिल सकता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट स्टेप बताया था चाइल्ड एजुकेशन का एक्सपेंस कौन बेयर करेगा। अगर चाइल्ड वाइफ के पास है तो उसका एजुकेशन का पैसा हस्बैंड देगा या वाइफ बेयर करेगा। चाइल्ड का पर मंथ मेंटेनेंस कौन बेयर करेगा। तो ये सब चीज़ों को एमिकेबली सेटल करने के लिए कोर्ट ने एम्फोसिस किया था इस केस में, 1993 के केस में। वुमेन का रेसिडेंस किधर होगा, वुमेन किधर रहेगी आफ्टर डिवोर्स, तो कोर्ट ट्राई करती है कि एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए। अगर कहीं कुछ भी लगता है कि कोर्ट को लगता है कि इनके बीच में सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर कोर्ट ऑब्वियसली आपको ऑप्शन देती है कि कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए लड़िए। आपको अब लड़ना है तो जितने देर तक लड़ते रहिए, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 2 ईयर्स, डिपेंड करता है जुडिशियल सिस्टम पे कितना ईयर्स लग सके।
कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में किसी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले एक बताना चाहूँगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि समझदार लोगों का डिवोर्स टेबल पे बैठ के होता है विदिन 6 मंथ में, और जो इग्नोरेंट लोग होते हैं उनका 6 ईयर्स में होता है कोर्ट में कंटेस्टेड डिवोर्स के थ्रू। आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।